अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हमारा ये वाली जो क्लास थी, डेफिनेटली वी ट्राई टू अरेंज आवर लेक्चर थ्रू द जूम मीटिंग, बट ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन चल रही थी। एनीवे, आफ्टर गेटिंग द फीडबैक, तमाम स्टूडेंट्स ने यही कहा कि जी आप लेक्चर रिकॉर्ड कर दें, बिकॉज कुछ एरियाज़ में इंटरनेट का प्रॉब्लम होता था या लो कनेक्टिविटी के इशू से, तो इस वजह से हमने अटेंडेंस मार की और देन एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अब हम इसको अपनी डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हैं। ये वाली जो स्लाइड थी हमारे पास, डेफिनेटली दैट वाज द पार्ट दैट वाज पेंडिंग फॉर द क्लास एक्टिविटी, जिसमें आप लोगों ने एक फॉर्मल ड्रेसिंग में आना था और हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस करने थे। और आपने हर एक, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है या प्रोजेक्ट फेज है, प्रोजेक्ट गेट है, सो हर एक टर्म को यू पीपल वर सपोज टू डिफाइन विद विद द क्रिटिकल एग्जांपल, सो एंड सो फॉर्थ जी। देन हमारे पास ये स्लाइड्स मैंने इसलिए डिस्कस नहीं की थी बिकॉज ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स में जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट, उसके हवाले से थी। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द क्लास पार्टिसिपेशन। एक ये वाली स्लाइड थी। ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी, जस्ट टू डिस्कस इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव मॉडल। देन हम लोगों ने एक और मॉडल डिस्कस किया था कि आइटरेटिव इंक्रीमेंटल ये क्या चीज़ होती है। फेज गेट को डिस्कस किया, प्रोसेस को डिस्कस किया, दैट प्रोसेस मीन्स दैट वी हैव द सम सेट ऑफ इनपुट्स, उनको एक टूल्स एंड टेक्निक उस पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उसकी एक आउटपुट जनरेट करते हैं। देन हम लोगों ने डिस्कस किया जी स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट का हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी। फॉर एग्जांपल स्कोप मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये इनपुट्स हैं, कौन कौन सी इनपुट्स हैं, ये सब चीज़ हम इंडिविजुअली हर एक लाइन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। इन केस ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे डिस्कस हुई, तो हमारे पास लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किया गया है लेक्चर 4 के नाम से, जिसके डिफरेंट पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 तक है आई थिंक। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये इनपुट्स होती हैं, इनपुट्स के बाद कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये अप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास एक सेट ऑफ आउटपुट बनता है। आउटपुट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें बन रही थी, दो चीज़ें हमारे पास आ रही थी। एक था स्कोप मैनेजमेंट प्लान था और दूसरा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान था। हम लोगों ने कहा था ये तमाम इनपुट्स लेने के बाद, टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करने के बाद, डेफिनेटली हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान से मुराद ये कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा जो कि वेरीफाई करेगा कि जिस प्रोजेक्ट को हम करने जा रहे हैं उसका स्कोप वैल्यूएबल है या नहीं है, उसका जो स्कोप है वो रियलिस्टिक है या नहीं है। ठीक है। प्लस रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान ये हमें क्यों मिल रहा है, वो इस वजह से मिल रहा है, डेफिनेटली उस स्कोप को वैलिडेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर स्कोप वैलिडेट हो रहा है, अगर स्कोप एक्सेप्टेबल है आउटपुट के अंदर, तो डेफिनेटली उस स्कोप को अचीव करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी साथ हमारे पास वैलिडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर डब्ल्यूपी प्लेटफॉर्म की मैं एग्जांपल दूं, तो उसमें हमारे पास स्कोप के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स हमारी इंडिविजुअली या एक स्मॉल लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये थी कि तमाम लोगों को इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ दे आर गेटिंग हायर्ड फ्रॉम इस्लामाबाद तो उनको इस्लामाबाद से सैलरी मिले। वो किसी भी सिटी में किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको इस सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाना चाहिए कि ये लोग जब वहाँ फलां फलां जगह पे उन्होंने काम किया है, इनका इतना ओवर टाइम बनता है, सोर्स टू एंड फोर्थ। सो इसी तरह इसकी रिक्वायरमेंट भी हमारे साथ वेरीफाई हो रही होती। टेलरिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। टेलरिंग से मुराद ये था कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसेस, टूल्स, इनपुट्स, आउटपुट, टेक्निक्स और लाइफ साइकिल फेजेस जो है वो टेलरिंग कहलाता है। हमने इसकी एग्जांपल ऐसे ही दी थी, जैसे हमने कहा अगर फॉर एग्जांपल हम कोई घर बनाने लगते हैं तो उस घर के अंदर कोई भी एक इंजीनियर हमें आके अपना जो मशवरा देता है, सजेशंस देता है। सॉरी, ये मेरे माउस का कोई इशू है, इस वजह से स्लाइड्स नेक्स्ट हो जाती हैं। तो वो जो सजेशंस दे रहे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे दे रहे होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक की बेसिस पे दे रहे होते हैं। वो जो एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको गाइडलाइंस दे रहे होते हैं डिफरेंट इंजीनियर बिफोर टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, सिविल प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, तो वो डेफिनेटली दैट कॉल्ड द टेलरिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप की हम लोगों ने बात की। प्रोसेस ग्रुप को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने कहा था कि प्रोसेस ग्रुप हमारे पास ये है जिसके फर्दर आगे उनमें इतने प्रोसेसेस यूज होते हैं। देयर आर द टोटल 49 प्रोसेसेस और मैप 5 प्रोसेस ग्रुप, ये हमारे पास प्रोसेस ग्रुप है। और इन तमाम प्रोसेस ग्रुप के लिए हमारे पास ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस ये हैं। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था ये कोई फेजेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फेजेस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है तो भी आपने उस चीज़ को इनिशिएट करना है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद प्लान स्कोप मैनेजमेंट है तो भी आपने ये काम करने हैं।
सिस्टम का डिज़ाइन कर रहे हैं तो भी आप लोगों ने अगेन यू पीपल हैव टू रिपीट ऑल दीज एक्टिविटीज. सो दीज आर द 5 प्रोसेस ग्रुप जो कि हर एक एक्टिविटी में आप लोगों के पास यूज हो रहे होते हैं. देन वी वर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज एरिया. थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नॉलेज एरिया होता है कि बहुत दफ़ा हम लोगों ने डिस्कस किया विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम लोग ट्रेंड हो जाते हैं फॉर इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बार बार सेम एक्टिविटी करने की वजह से हम कहते हैं कि यार हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है. तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, इंटीग्रेशन, स्कोप, स्केजुलिंग, कॉस्ट, सब चीज़ें बहुत माइनर लेवल पे चल रही होती हैं, इतनी डिटेल लेवल पे नहीं चल रही होती. बट आप कहते हैं कि जी समहाउ आई एम गेटिंग एक्सपर्ट इन फॉर एग्जांपल स्कोप मैनेजमेंट, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आई एम वेरी एक्सपर्ट इन द स्केजुलिंग. अगर आप मुझे कोई प्रोजेक्ट दें तो मैं आपको प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग बहुत अच्छे से करके दे सकता हूँ, टाइम बहुत कम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा. या समवन सेड कि जी मैं कॉस्ट मैनेजमेंट में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर वो एक खास नॉलेज एरिया की तरफ चले मूव कर जाते हैं. उनकी एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज़ एक किसी एक नॉलेज एरियाज़ में हो जाती हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर तो होती हैं प्लस इस नॉलेज एरिया की भी एक्सपर्ट है. तो जो बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, वो फिर डिफरेंट नॉलेज एरियाज़ के लोगों को इनवाइट करती हैं. वो कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम द एक्सपर्ट इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, तो वो आपको कहेंगे ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, ये उसकी डिटेल्स हैं, प्लीज़ आप मुझे इसकी कॉस्ट का जो है ना वो प्लान बना के दें. कोई दूसरा आएगा वो कहेगा जी मुझे क्वालिटी का प्लान बना के दे. वो जितने प्लान्स आप बना रहे होते हैं वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर ही उसको डील कर रहा होता है. लेकिन इस स्लाइड्स को डिस्कस करने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट नॉलेज एरियाज ऑलरेडी अवेलेबल हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं देन आप अपने आप को एनालिसिस करते हैं कि यस मैं क्वालिटी में बहुत अच्छा हूँ, मेरा बहुत माइंड चलता है, अच्छा रिसोर्सेज में मेरा बहुत अच्छा माइंड चलता है, या रिस्क को मैं बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. कुछ लोगों की एक्सपर्टीज होती है प्रोक्योरमेंट में, चीज़ें परचेज करने में. तो ये डिफरेंट दीज आर द डिफरेंट नॉलेज एरियाज. फिर इन नॉलेज एरियाज में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे मेंशन है, जो यहाँ पे यूज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे. प्रोसेस की कैटेगरीज ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में. यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन शायद इन डिटेल्स इसको डिस्कस नहीं कर सके थे. सो प्रोसेस वी divide our process categories into 3 groups. One group is a process used once at the predefined points in the project. कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे आपके पास जो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक दफ़ा यूज़ होने से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है या प्रोजेक्ट को क्लोज करना है. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. वो ये कहता है कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दफ़ा यूज़ होते हैं. एक दफ़ा यूज़ होने से मुराद ये कि अगर आपके माइंड में एक आइडिया आया कि आपने फ़लाँ आइडिया होना चाहिए, फ़लाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो वो आइडिया वैलिड है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, या प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे करना है, क्लोज करने के लिए, या कोई और ऐसा काम जो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक दफ़ा कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो होते हैं वन पॉइंट या प्री डिफाइंड या वंस और प्री डिफाइंड पॉइंट्स इन द प्रोजेक्ट, ठीक है. दूसरा प्रोसेस कैटेगरी है प्रोसेसेस दैट परफॉर्म पीरियडिकली एज नीडेड. कुछ ऐसे होते हैं जो पीरियडिकली आप इसको परफॉर्म करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रोसेस सिक्योर रिसोर्सेज परफॉर्म द रिसोर्सेज आर नीडेड. आपके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने कुछ लोगों की हायरिंग की, उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए, फिर या कुछ को आपने फायर किया, फिर आपने हायरिंग की. तो एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के बाद बाद आप करते रहते हैं, ठीक है. द प्रोसेस कंडक्ट द प्रोक्योरमेंट. फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें परचेज की, जब उसका डिज़ाइन हो रहा था आपने कुछ चीज़ें परचेज की, जब आपके पास लोग हायर होने थे तब आपने अपनी टीम के लिए कुछ चीज़ें परचेज की. तो प्रोक्योरमेंट जो इस तरह के प्रोसेसेस हैं जो पीरियडिकली चलते रहेंगे. और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? प्रोसेसेस दैट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली थ्रू द प्रोजेक्ट. कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कंटिन्यूस साथ साथ चलेंगे, वो पीरियडिकल नहीं होंगे, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपके साथ चलते रहेंगे. वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल द प्रोसेस डिफाइंड एक्टिविटीज में अकर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो हमेशा चलते रहते हैं. मेनी ऑफ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस आर ऑन गोइंग. वो कहते हैं जी आपने एक आइडिया लिया, तो उस आइडिया को वैलिडेट करना है, उस आइडिया को वैलिडेट करने के बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद सिस्टम का डिज़ाइन करना है, सिस्टम का डिज़ाइन करने के बाद उसको डेवलप करना है, डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट करना है, टेस्ट के बाद मेंटेनेंस है और उसके बाद क्लोज है. तो ये तमाम चीज़ों में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ये तो हर वक्त चलती रहनी है ना. आप ऐसा नहीं कर सकते आप कहें कि जी रिक्वायरमेंट गैदरिंग चल रही है तो अब ठीक है जी इस टीम की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग खत्म कर दें. नहीं, डेफिनेटली यू हैव टू मॉनिटर द टीम जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रही है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज खत्म हुआ, अब आपने उस बिल्डिंग का फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन तैयार करना है, तो फिर भी आपने उस टीम को मॉनिटर एंड कंट्रोल साथ साथ करते रहना है. सो इस स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा वी हैव द 3 कैटेगरीज प्रोसेसेस. वन कैटेगरीज दैट यूज वंस, बहुत एक दफ़ा कभी कभार यूज होते होंगे. फॉर एग्जांपल मैं इसमें मिसाल दूंगा, आपने एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने
किसी एक इंजीनियर को हायर करना था या किसी कंसल्टेंट को हायर करना था। दूसरा प्रोसेस कैटेगरी है जो पीरियडिकली यूज होती है, फॉर एग्जांपल लोगों की हायरिंग है, फायरिंग है, प्रोक्योरमेंट है। थर्ड जो थ्रू आउट चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, तो ये थ्रू आउट आपके प्रोसेस चलते हैं। Project management data and information. This is a very important slide. During a project, lot of data is collected, analyzed, transformed and aggregated, shared and reported. मैं पहले इनके वर्ड्स के मतलब आपको बता दूं। तो कहते हैं जब आप प्रोजेक्ट कोई भी कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं कि अच्छा जी ये डाटा मुझे क्या कहता है। फिर एनालिसिस करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म से मुराद ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ जी। शुरू शुरू में जब टेलको कंपनीज आई थी, मोबलिंक, यूफोन, पार्क टेल होती थी, टेलीनॉर, सो एंड सो फॉर्थ, उनको नहीं पता था कि मेरा यूजर ज्यादातर क्या इस्तेमाल करता है, उसको क्या चीज पसंद है। जब उनके पास कुछ 6 माह का, 1 साल का डाटा इकट्ठा हुआ, तो दे पीपल हैव आइडेंटिफाइड कि अच्छा जी मेरे जो यूजर्स हैं, कॉल बहुत महंगी होती है, मैसेजेस बहुत अच्छा करते हैं, मगर या मैसेजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया। पहले डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस क्या किया कि बहुत सारे लोग, डाटा तो कलेक्ट हो गया, एनालिसिस उन्होंने ये किया कि बहुत सारे लोग कॉल की बजाय मैसेजेस करते हैं क्योंकि कॉल ज़्यादा महंगी है। ट्रांसफॉर्म से मुराद क्या है? ट्रांसफॉर्म से मुराद ये कि ये जो डाटा है अब उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म से मुराद ये कि उन्होंने कहा, इनिशियली आपको याद होगा एसएमएस के कोई पैकेजेस नहीं हुआ करते थे, फिर उन्होंने एसएमएस के पैकेजेस दिए। अब उनके पास इतना बल्क डाटा इकट्ठा हो चुका है, उस डाटा की बेसिस के ऊपर जो डाटा कलेक्ट होता है उसको जब एनालिसिस करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि यार लोग जो है ना रात को चूं चूं कर रहे होते हैं अपनी अपनी बंदे बंदियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिलीज के साथ। तो कंपनीज ने क्या किया, आपको याद होगा बहुत पहले जैज ने एक नाइट पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया था। उसको कहाँ से पता चला था? जो जितना डाटा इकट्ठा हो रहा था सर्वर में, उसको एनालिसिस करने के बाद उनको पता चला कि जी हमने नाइट पैकेज इंट्रोड्यूस करवा दें, क्योंकि दिन में लोग काम कर रहे होते हैं और काम करते वक्त इतना टाइम नहीं मिलता काम करने का, रात को वो कॉल करते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा एंगेज करने के लिए रात वाली कॉल सस्ती कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने प्राइस उसकी डिक्रीज कर दी और बहुत लो प्राइस के ऊपर कर दी। अच्छा जी। देन अच्छा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है और एग्रीगेटेड एंड शेयर्ड एंड रिपोर्टेड से मुराद ये कि ट्रांसफॉर्म, डाटा एनालिसिस किया, डाटा एनालिसिस करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि अच्छा ये डाटा मुझे मेरे लिए क्या काम कर सकता है। फिर उसको एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट से मुराद ये कि 2 3 4 5 किस्म के डाटा है, उसको एक जगह पे आपने एग्रीगेट किया, इकट्ठा किया। शेयर्ड एंड रिपोर्ट, डेफिनेटली आपने डिसीजन नहीं लेना, आपने उसको शेयर करना, रिपोर्ट करना है अपने सीनियर मैनेजमेंट को और सीनियर मैनेजमेंट उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करती होगी कि नाइट पैकेज इंट्रोड्यूस करवाने हैं, इंटरनेट पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाने हैं, एसएमएस पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाने हैं, व्हाट्सएप या इवन फेसबुक का पैकेज इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये तो इस पूरी लाइन का मतलब ये था। एनीवे अब यहाँ पे आते हैं जी। वो कहता है कि इस तमाम चीज़ों के लिए एक डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। वो क्या करता है? वो कहता है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस जो है वो एक एग्जीक्यूट हुआ, उस एग्जीक्यूट करने के बाद उस प्रोसेस को हमने कंट्रोल किया। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इनिशियली आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, कोई आपने बिल्डिंग बनानी स्टार्ट की आपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, बिल्डिंग को आपने मॉनिटर करना और कंट्रोल करना शुरू कर दिया। शुरू करते करते ओवरऑल आपका पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट कंट्रोल था आपने उसको देख रहे थे, जो जो लर्निंग आ रही थी वो उसको चेक कर रहे थे। फिर आपके पास दो चीजें आ सकती हैं, या तो प्रोजेक्ट चेंज कंट्रोल या फिर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा इसका मतलब क्या है? जब आप इस स्टेज के ऊपर पहुंचे तो आपने कहा कि हमने जो प्रोजेक्ट का प्लान किया हुआ था, अब हमारी सिचुएशन ये कहती है कि नहीं उस प्लान में हमें चेंजेस करनी है। अच्छा उसमें जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस जो है डेफिनेटली ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट तो बन चुके हैं, आपने उस डॉक्यूमेंट को लेके चलना है, बट ऑन द टाइम ग्राउंड रियलिटीज के अंदर कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ गया, तो आपने फिर इसको हम क्या टर्म बोलते हैं, प्रोजेक्ट चेंज कंट्रोल। आपने उसमें चेंजेस की, जो चेंजेस हुई फिर उसको आपने कंट्रोल करना है। मतलब प्रोजेक्ट को पुराने वे में नहीं, आप जो नया चेंज हुए आपने उस चेंज के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना है। वेरियस प्रोजेक्ट प्रोसेस अप्रूव्ड चेंजेस, अगर अगर तो वो चेंजेस अप्रूव्ड हो गई हैं, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेट कर देना है। ठीक है, कम्युनिकेट से मुराद क्या, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये टेक्निकल थोड़ा सा पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पे बिल्डिंग बना रहे थे, उस बिल्डिंग के लिए आपने पूरा एक सारी चीजें की, आइडिया इनिशिएट हुआ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, डिजाइन बन गया,
ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो गया। वो डॉक्यूमेंट आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया, टीम हायर की और उस बिल्डिंग को बनवाना स्टार्ट कर दिया जी। ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई। जो वो बिल्डिंग बन रही थी तो उसने उसको कंट्रोल कर रहा था, साथ साथ देख रहा था, पूरे प्रोजेक्ट को भी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचा, ये देखें, वर्क वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मैं इन इन चीज़ों का बता दूं। जब आपने एग्जीक्यूट करना प्रोसेस किया, जब बिल्डिंग पहले बननी स्टार्ट हुई, तो वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस डाटा से मुराद ये, डाटा एक ऐसी चीज को कहते हैं जो रॉ फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल आपने जब उसको एग्जीक्यूट किया तो आपको वहां की जमीन के बारे में, वहां के टेम्परेचर के बारे में, वहां पे कोई हिली एरिया था फॉर एग्जांपल, वहां के टेम्परेचर के बारे में, सैंड क्वालिटी के बारे में डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया कि अच्छा यार यहाँ पे तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब आप ओवर कंट्रोल कर रहे थे तो वो डाटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। रॉ फॉर्मेट को जब हम प्रोसेस करते हैं तो दैट बिकम अ इंफॉर्मेशन। फिर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मैं रिपीट कर दूं, रिपोर्ट जनरेट से मुराद ये कि आपने बिल्डिंग बनानी स्टार्ट की, बिल्डिंग के साथ साथ आपको फॉर एग्जांपल कभी दीवार गिर जाती थी, कभी आपके पास लेबर टाइम पे नहीं पहुंचती थी, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती थी, ये डिफरेंट डाटा था। इस डाटा की बेसिस के ऊपर आपने कोई इंफॉर्मेशन हासिल की। इंफॉर्मेशन ये थी कि आपने सोचा जून से लेकर फॉर एग्जांपल जून से लेकर नवंबर तक यहाँ पे इस एरिया में काम नहीं हो सकता, इस एरिया में इतने एंगल पे दीवार नहीं बन सकती, इस एरिया में इतने एंगल पे किसी भी दीवार के ऊपर लोड नहीं डाला जा सकता, ये इन्फॉर्मेशन थी। इन तमाम इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट आपने कंपेयर की अपने प्रोजेक्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो आप कहते हैं नहीं जी इतना प्रॉब्लम नहीं है इसको कंटिन्यू रखें, या तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, मतलब प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन से मुराद है कि आप अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर देंगे कि नहीं बस कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, आप कहेंगे नहीं जी जो प्रोजेक्ट का मेरा प्लान बना हुआ है उसको चेंज करें। आपने चेंज की, वो चेंज ऊपर तक गई, वो अप्रूव्ड हुई, उस अप्रूव्ड चेंज के अकॉर्डिंगली आपके कुछ प्रोसेस चेंज हुए, आपने उनको कंट्रोल किया। और दो चीजें हैं, जो प्रोसेस चेंज हुए और उसके बाद जब आपने काम करना स्टार्ट किया तो क्या काम ठीक हो रहा है, अगर तो ठीक हो रहा है तो आप सबको कम्युनिकेट कर दें, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ वापस आएंगे, यहाँ वापस आएंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है। इसकी एक लाइव एग्जांपल हो सकती है, फॉर एग्जांपल पेशावर की बीआरटी ट्रेन जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने लाहौर मेट्रो की तरह सब चीज़ें यहाँ पे बनाना तो शुरू कर दी होंगी, लेकिन लाहौर की इन्वायरमेंट, लाहौर के लोग, लाहौर या पंजाब के लोग, उनकी सोच, उनका बजट, उनकी सब चीज़ें और थी। जब आप सारा काम करते 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 यहाँ तक पहुंचे, आपने कहा नहीं ये चीज़ पेशावर में कामयाब नहीं हो सकती, आपने उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद चेंज वो अप्रूव्ड हुई तो आपने काम करना स्टार्ट किया। तो दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपका काम जैसे आपने स्टार्ट किया तो वो ठीक है, तो अपने तमाम स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट कर देते हैं, या फिर आप दोबारा जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये पूरे का पूरा डिजाइन ही चेंज करें, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेट करने के बाद प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स और प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, कम्युनिकेट से मुराद ये कि हर एक स्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल है आप अपनी टीम मेंबर को भी बताते हैं और प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को भी बताते हैं। अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट की बात कर लें, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी जगह पे डैम बन रहा है, अब उस डैम के तो स्टेक होल्डर्स, लेट मी चेक जी कि ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है रिकॉर्डिंग, चले। इस स्लाइड्स में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं ये बताना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल अगर आप डैम बना रहे हैं तो उस डैम के अंदर जिस साइड पे काम हो रहा है वो उसका हेड ऑफिस के बाद जो गवर्नमेंट बनवा रही है वो, जो कोई दूसरा कंट्री फॉर एग्जांपल चाइना में बना के दे रहा है, उनकी कंट्री, डिफरेंट जगह पे लोग बैठे हुए हैं ना, कोई कोई स्पॉन्सर्स है, कोई पैसा लगा रहा है, कोई लेबर दे रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, तो इस तरह बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हर एक लेवल की जो कम्युनिकेशन है वो हमने शेयर करनी है। अब हम व्हाट्सएप पे भी नहीं शेयर कर सकते। डैम की बात करूं तो हो सकता है 5,000 लोग उसमें इन्वॉल्व हो, 5,000 लोगों को एक छोटा छोटा मैसेज नहीं भेज सकते। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का ये मतलब ये, इस पूरी स्लाइड में मैं आपको एंड बताऊं, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम बना लेते हैं, हम कोई एक सेंट्रल प्लेस बना लेते हैं, गूगल ड्राइव या वॉट एवर, जिस तरह अब हम लोगों ने अपना गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है, मैं एक अनाउंसमेंट वहां पे पुट करता हूँ या वो पुट करता हूँ, सब चीजें वहां पे आपके पास पहुंच जाती हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने टीम डिवाइड की होती है और मैं कहता वहां फला 5 लोगों की जो टीम है वो डिजाइन बना के फलां टाइम तक मुझे सबमिट करवा दे, तो बाकी लोग भी देख रहे हैं कि वो लेट सबमिशन हो रही है, नहीं सबमिशन हो रही, सो एंड सो फॉर, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं फिर जो भी कम्युनिकेशन है आप कम्युनिकेट कर देते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ। अब आते हैं इसके ऊपर, द रॉ ऑब्जर्वेशन एंड द मेजरमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डेटा आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जहां पे आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मैंने अभी पहले कहा था डेटा से मुराद ये है कि आप इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन बन जाती है परफॉर्मेंस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस कंट्रोलिंग प्रोसेस। आपने डिफरेंट प्रोसेस से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको एनालिसिस किया और इंटीग्रेट किया और रिलेशनशिप उसके बनाए। मतलब एक रॉ डाटा था, उसमें से आपने काम की इंफॉर्मेशन निकाली और इंफॉर्मेशन निकालने के बाद फिर क्या हुआ, द फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड इन द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। फिर जो इन्फॉर्मेशन निकली उसकी बेसिस के ऊपर आपने एक रिपोर्ट मुरतब की, एक रिपोर्ट बनाई और वो अपने सीनियर मैनेजमेंट को बताया कि भाईजान ये जो डैम आपने 10 साल में बनाना था, हमने 1 साल में काम करके देख लिया। फॉर एग्जांपल प्लान के मुताबिक इसमें फला फला प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में नहीं नोट किए हुए, लिहाजा 2 चीजें हैं। अच्छा, उस वो जो रिपोर्ट आपने बनाई या तो आप उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, कम्युनिकेट में स्टेक होल्डर और मेंबर के पास चली जाती है और वो इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। एक तो प्रोसेस ये है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है, वो कहते हैं नहीं यार डैम हमने क्लोज नहीं करना, ठीक है जो तुम चेंजेस बताते हो वो बताओ, हमने इस चेंजेस यहाँ पे चेंजेस की, वो चेंजेस यहाँ पे अप्रूव्ड हुई और उस चेंजेस के बाद यहाँ पे फिर डैम बनना स्टार्ट हो गया। जब बनना स्टार्ट हुआ तो हमने कहा ठीक है यार कम्युनिकेट करते हैं, नहीं बन सकता ये, कम्युनिकेट कर दें और यहाँ पे क्लोज कर दें। दूसरा हमने कहा हाँ एक बन सकता है, यहाँ से वापस आए ऊपर और पूरे का पूरा प्लान चेंज करें और फिर बनाना स्टार्ट कर दें। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद यहाँ पे आपको बताने का मतलब ये था, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हर एक प्रोजेक्ट में आने वाली तमाम तरह इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉर्ड करना होता है, हमने एनालिसिस करना होता है और फिर पूरे प्रोजेक्ट की एंड इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक डैम बनाया, कोई भी एक XYZ डैम कहीं पे बना पाकिस्तान में, उसका जो टिम्स था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें आप थोड़ा सा गौर करें क्या होगा, उसमें आपके 10 साल का डाटा होगा, पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक एक्टिविटी रिकॉर्डेड होंगी। उसमें सब लोगों ने अपने अपने कमेंट लिखे होंगे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में फलां चीज़ थी, जब हम रियलिस्टिक ज़मीन पे पहुंचे, लैंड पे साइट पे पहुंचे, फलां जगह पे फलां प्रॉब्लम थे, उन प्रॉब्लम्स को हमने ऐसे हैंडल किया था, ये इश्यूज आए थे, ये ऐसे इशूज को हैंडल किया था। एक कंप्लीट केस स्टडीज होंगी। वो केस स्टडीज आपको एक्चुअली क्या बताती हैं, वो जब आप कोई नया और प्रोजेक्ट शुरू करने लगते हैं, एक सेकंड जी, फिर माउस का प्रॉब्लम आने लगा। अच्छा, जब आप कोई और प्रोजेक्ट शुरू करने लगते हैं तो वो उस डैम के रिलेटेड पुराने डैम का जो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको एक्चुअली बताएगा कि यार ये पूरा पढ़ लो, पिछले 10 सालों में उनको ये प्रॉब्लम आए थे और उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, डॉक्यूमेंट में नहीं था। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो क्या आपने इसको रिकॉर्ड अभी से कर लिया या नहीं किया जी। प्रोजेक्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट में वो कहता है, प्रोजेक्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट ये जरा गौर से पढ़ें, प्रोजेक्ट मैनेजर इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट अप्रोच इज अलाइंड एंड नीड एज पर द बिजनेस डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बिजनेस डॉक्यूमेंट आपका बन गया है, आप जो अप्रोच यूज कर रहे हैं क्या वो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली है। मैं मिसाल दे देता हूँ, बिल्डिंग बननी है, प्लाजा बनना है और वो भाई साहब प्रोजेक्ट मैनेजर डैम बनाने वाले हैं, तो वो तो बिल्डिंग नहीं बनवा सकते ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसकी अप्रोच किसी और वे में है, आपकी अप्रोच किसी और वे में है। ऐसी है जैसे एक गाड़ी चलाने वाले को आप कह दें कि एक बड़ी बस चलाना शुरू कर दो, या बड़ी बस वाले को कह दें मेहरान कार की जो हमारे टैक्सी सिस्टम चलता है, आप ये यहाँ पे एक गाड़ी चलाना शुरू कर दें, डेफिनेटली वो उसमें एडजस्ट नहीं हो सकेगा। तो प्रोजेक्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट बिजनेस केस एंड द प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, एक बिजनेस डॉक्यूमेंट हमारे पास ये है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर्स क्या करता है, ये हम लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्पॉन्सर्स क्या करता है, डेवलप एंड मेंटेन। मैं रिपीट कर दूं, बिजनेस केस वाला डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस केस वाले डॉक्यूमेंट का हरगिज मतलब या पर्पज ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने बनाना है, वो तो टीम ने बनाना है, वहां से अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड होने के बाद जब स्पॉन्सर्स ने उसको अप्रूव कर दिया, आइडिया अप्रूव कर दिया, बिजनेस केस टेम्पलेट अप्रूव्ड हो गया, तो उसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की। फिर वो उसको तमाम चीज़ों को, प्लान को अलाइन करता है, बेनिफिट्स देखता है, मैनेजमेंट प्लान बनाता है, प्रोजेक्ट चार्टर को देखता है, सक्सेस मैयर करता है कि मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ऑर्गेनाइजेशनल को गोल को देखता है, टेलर सच डॉक्यूमेंट, टेलर से मुराद ये कि अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको अपने इस प्रोजेक्ट के साथ इनलाइन करता है, और प्रोग्राम बिजनेस केस इफ एनी या जितने उसके अप्रोचेस हैं वो उसको उसके साथ अलाइन करते हैं।
इंटर रिलेशनशिप ऑफ द नीड असेसमेंट इन क्रिटिकल बिजनेस प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोजेक्ट वर्क, आप सबको आइडिया है प्री प्रोजेक्ट वर्क से मुराद ये है कि नीड असेसमेंट। मैं था, 4-5 लोग और थे, हम लोगों ने एक नीड असेसमेंट की। हमने कहा यार नीड असेसमेंट ये है कि हमारे यहाँ सराउंडिंग में फलां प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने एक बिजनेस केस बनाया। बिजनेस केस बनाने का बाद हम लोगों ने क्या किया, बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान हम लोगों ने उसको बिजनेस केस बनाने के बाद हम लोगों ने 4-5 लोगों ने सबने उसको वेरीफाई किया कि क्या ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का ये बिजनेस केस ये बना सोल्यूशन, और ये क्या फिजिबल है। उसके बाद स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट, अगर वो फिजिबल है तो हमने सबने यही देखा ना कि अभी अभी ये जो हम करंट जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं दैट कॉल्ड बिजनेस केस टेम्पलेट, अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है बिजनेस केस टेम्पलेट, फिर हम क्या कर देते थे, प्रोजेक्ट चार्टर उसका बना देते हैं। हम कहते हैं ये एक बिजनेस केस था, इस पे इतने लोग थे, इतना हम लोगों ने फंड सोचा हुआ है, और ये प्रोजेक्ट चार्टर है, मतलब अप्रूवल है कि ये इस काम को करना चाहिए। जब यहाँ से अब ये देखें प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा। प्री वर्क ऑर्डर, ये तो हमारी अपनी एक्टिविटीज हैं, स्पॉन्सर्स की, इन सिंपल वर्ड जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, ये तो मालिकों की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये स्टेक होल्डर्स की एक्टिविटीज हैं। अगर वो एग्री हो गए तो प्रोजेक्ट चार्टर, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, यहाँ से किसकी बारी आ जाती है। अच्छा, सिर्फ उस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है। फिर कैरिंग आउट द वर्क, वो क्या करता है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली अपनी तमाम एक्टिविटीज करता है, और फिर क्या करता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। अच्छा, तो वो कहता है ये जेनेरिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी बोल रहे हैं। तो इस स्लाइड में कहने का मतलब ये था, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, ठीक है, प्री वर्क, जिस जिस तरह वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस केस टेम्पलेट। सो द बिजनेस केस टेम्पलेट वुड बी कंप्लीटेड बाय द स्टेक होल्डर्स, इफ दे ऑल पीपल आर एग्रीड, तो वो दे विल डेवलप अ प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होगा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा इनके बिहाफ पे। दैट प्रोजेक्ट चार्टर वुड बी हैंडेड ओवर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट चार्टर के अकॉर्डिंगली पूरा एक प्लान बनाएगा कि आपका ये प्रोजेक्ट है और इस तरह एग्जीक्यूट होगा, और ये उसकी टाइमलाइंस होंगी जी। प्रोजेक्ट बिजनेस केस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट नीड असेसमेंट। प्रोजेक्ट बिजनेस केस क्यों बनता है, आप पहले तो कोई नीड असेसमेंट करते हैं कि लोगों की नीड कोई है या नहीं है। अभी हमारी नीड क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी नीड ये है कि मुझे पता चलना चाहिए मेरे घर में कौन कौन है कौन कौन नहीं है, मुझे पता चलना चाहिए मेरे किड्स स्कूल जा रहे हैं या नहीं, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे घर के जो पेरेंट्स हैं, मुझे अपने मोबाइल ऐप के ऊपर उनका हमेशा बीपी, पल्स रेट, उनकी ब्लड प्रेशर, उनका शुगर लेवल, सब चीज़ें मुझे नजर आनी चाहिए, ये नीड असेसमेंट है। जस्टिफाइज द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन क्राइटेरिया इकोनॉमिक्स एंड एनालिसिस। इस आइडिया को मैं तमाम एवोल्यूशन क्राइटेरिया के ऊपर इकोनॉमी के हवाले से मैं इसको एनालिसिस करूंगा। मैं कहूँगा क्या ये वैलिड है कि नहीं, तो मुझे लोग पता है कि बिल्कुल वैलिड है, सेंसर मिलता है, इतना पैसा खर्च होगा, ये वो सारी छोटी सी डिवाइस हो जाएगी, जिसको हम फिस्ट वॉच भी कहते हैं। आज सबको पता होगा कि लोगों ने वॉच पहनी होती है, आपके मोबाइल पर उसकी सब चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, यूजुअली क्रिएटेड बिफोर प्रोजेक्ट इनिशियल, प्री प्रोजेक्ट, हम लोग प्री प्रोजेक्ट की डिस्कशन करेंगे। फैसिलिटेट द मेजर ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट कितना कामयाब हो सकता है। मेंटेन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को थ्रू आउट मेंटेन करेंगे। और इंक्लूड्स रिकमेंडेशन टू डिसाइड गो ऑन और गो ऑफ प्रोजेक्ट, क्या इससे पहले किसी ने इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया, डेफिनेटली कंपनीज ने बनाया होगा, हम उनकी रिकमेंडेशन देखेंगे। देन वी विल डिसाइड कि आइदर वी आर गोइंग ऑन और गोइंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्या हम इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिजनेस केस में हम यही कर रहे हैं ना, जो बिजनेस केस का जो डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, जो उसको हम फिल कर रहे हैं, उसके अंदर हम यही चीजें ऑलरेडी डिस्कस करें। इन्फॉर्मेशन इन द बिजनेस केस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस नीड आती है, सिचुएशन एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस से मुराद ये है कि पूरे का पूरा आप सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, इस वक्त क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके रिलेटेड कोई ऑलरेडी कोई ऐप, कोई 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 सोल्यूशन, कोई चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, लोगों की रिकमेंडेशन क्या है, इन तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर फिर हम उसको क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग एवेल्युएशन वी गेट अ रिजल्ट कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यही है जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ था। इश्यूज ये हैं, फॉर एग्जांपल
बिकॉज ऑफ, अब आपको याद है ना, हमने कहा था कि स्मिथ कंसल्टिंग का क्या मसला है कि वो उसके एम्प्लॉयज बिजनेस मॉडल ओवर द 2 years एज द कंटिन्यूस वही हम लोगों ने यहाँ पे इश्यूज ये डिस्कस किए थे। स्मिथ कंसल्टिंग के लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो उनका सिंगल सिस्टम में चल रहा है। अगर उनका स्मिथ कंसल्टिंग के लोग जो हैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं और सम मिड ऑफ द मंथ अगर उसको लाहौर में मूव करना है तो लाहौर में उसको सैलरी नहीं मिलेगी, और ये रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है एट द मंथ एंड कि इस बंदे ने कहाँ कहाँ काम किया था, ये इशूज थे। और एंटीसिपेटेड आउटकम में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना जी। फिर हम लोगों ने आउटकम्स उसके बताए थे कि अगर ये सिस्टम आ जाता है, ये प्रॉब्लम है, अगर मैं जो सिस्टम प्रपोज कर रहा हूँ WP कंसल्टिंग वाला प्लेटफॉर्म वाला, अगर ये आ जाता है तो क्या आउटकम्स आपको देगा। इन तमाम हेडिंग्स की बेसिस के ऊपर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ये वाले स्टेक होल्डर्स, ये फिर डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान डिटेल्स हाउ एंड व्हेन द प्रोजेक्ट बेनिफिट विल बी डिलीवर्ड एंड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं प्रोजेक्ट के जब स्टेक होल्डर्स उस पर काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उस स्टेक होल्डर्स का साथ साथ ये भी काम होता है कि वो साथ एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं दैट कॉल्ड द प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ से कोट करूंगा एक एग्जांपल। मैं मिसाल लेता हूँ क्रीम की। जब क्रीम ने अपना काम स्टार्ट किया होगा तो डेफिनेटली एक बहुत महंगा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया होगा, डेवलप करवाने का सोच रहे होंगे, और उन्होंने कहा होगा कि यार हर किसी के पास गाड़ियां होती हैं, सब लोग यहाँ से इस्लामाबाद से मूव कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह, हम उनको ऐप एक दे देंगे और उस ऐप का फायदा ये होगा कि वो ये कैप्टन मुझे बता देगा कि मेरी गाड़ी इस वक्त फ्री है, मैं अब्बासीन यूनिवर्सिटी से F5 की तरफ मूव कर रहा हूँ, और कोई XYZ अली नाम का कोई एक कस्टमर है और वो वहाँ पे उसने वहाँ यहाँ से अब्बासीन से उधर जाना है, तो वो कहेगा अच्छा यार ठीक है मैं मुझे भी जाना है, तो उस ऐप के थ्रू एक रिक्वेस्ट बुक कर लेगा और वो कैप्टन इस बंदे को गाड़ी में बिठाएगा और ले जाएगा। ये कहना चीजें आसान थी, बट जब हमने उन्होंने एक सोचा, अच्छा आइडिया भी बहुत विजिबल लगा होगा, बट लेटर ऑन व्हेन दे पीपल हैव डिसाइडेड कि अच्छा जी इसका एक कंप्यूटर मोबाइल ऐप बनवानी चाहिए, उस मोबाइल ऐप के ऊपर बहुत ज्यादा इनको खर्चा नजर आने लगा कि यार अगर ये पता नहीं प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं चलता। तो प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम उसे ये बताते हैं कि ठीक है इनिशियली आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको कैसे फायदा देगी हम उसे बताते हैं कि कौन कौन से तुम्हें फायदे आएंगे, किस तरीके से तुम अपनी स्ट्रेटजी अलाइन कर रहे होगे, टाइम फ्रेम इसका क्या होगा, कितने मतलब टाइम में तुम्हें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, बेनिफिट का ऑनर्स कौन होगा, मैट्रिक्स हम लोग एक बनाते हैं, अजम्पशन करते हैं और रिस्क बताते हैं। ये तमाम चीजें इसमें डिसाइड करते हैं। मैं रिपीट कर दूं, ये किसी ने तो ये ऑलरेडी मैनेजमेंट प्लान में, प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में क्रीम के अंदर लिखा होगा कि इनिशियली तुम ऐसा करो, मेहरान गाड़ी से स्टार्ट करोगे, फिर गाड़ी तुम्हारी कोई भी नहीं है, अपेरेंटली लगेगा कि सब चीजें गाड़ियां क्रीम की हैं, क्रीम की एक गाड़ी भी नहीं है फिर भी गाड़ियों का बिजनेस कर रही है। सरप्राइजिंग चीज है ना। फूड पांडा का एक भी डिलीवरी बॉय नहीं है, ना उसका बाइक है ना डिलीवरी बॉय है, फिर भी वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो लोगों ने, या जिसने ये मैनेजमेंट प्लान बनाया होगा, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, उसने उसको बताया होगा कि स्ट्रेटजी हमारी ये है, या मैट्रिक्स ये है, या अजम्पशन हमारी ये है कि इनिशियली मेहरान कार आएगी, मेहरान कार के बाद फिर बड़ी गाड़ियां आएंगी, बड़ी गाड़ियों के बाद मतलब बड़ी कार ऐड करने के बाद हम इसमें एक सर्विस ऐड कर लेंगे कि एक सिटी से दूसरी की सिटी, इस्लामाबाद से रावलपिंडी या इस्लामाबाद से सियालकोट फॉर एग्जाम्पल जाना है तो आपको पता है क्रीम वो भी सर्विस देती है। फिर हम जो है डिफरेंट चीज़ें पिक करने के लिए, जिसको हम सुजुकी बुलॉन, जिसको हम कैरी बॉक्स कैरी डिब्बा बोलते हैं, कैरी डिब्बा भी आ जाएगा और उसमें एक लोडर रिक्शा भी आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे हम उसके अंदर डिलीवरी सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके अंदर हम पिक एंड ड्रॉप भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में ऑलरेडी डिसाइड किया गया होगा कि इस तरीके से तुम अपना बेनिफिट्स ले रहे होगे। क्विकली बता दूं इस स्लाइड्स का मतलब क्या है। स्लाइड्स का मतलब ये है कि स्टेक होल्डर्स आपके ऐसे एक आइडिया के ऊपर एग्री नहीं हो जाते कि ठीक है जी मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, बल्कि आपने उसके साथ साथ उसको बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान भी देना होता है कि आप इससे बेनिफिट्स कैसे ले रहे होंगे। डेवलप बेस्ड ऑन द नीड, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? प्रोजेक्ट चार्टर वो कहता है, ये जरा गौर से देखिएगा, issued by the project sponsors उसको इशू करते हैं, formally authorize the PM to use the organizational resources for the project। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कहते हैं प्रोजेक्ट चार्टर ही प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑथराइज करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेज हैं तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर उसके पास, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास प्रोजेक्ट चार्टर नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, तब तक वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता। फॉर्मली ऑथराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या करता है? डिटेल्स हाउ द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड।
प्रोजेक्ट चार्टर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अब दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं, दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट चार्टर एक्चुअली स्टेक होल्डर्स के एग्री होने के बाद एक चार्टर था, एक परमिशन लेटर था कि यस वी ऑल आर एग्री फॉर द प्रोजेक्ट एंड वी रिक्वेस्ट यू टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। ये तो प्रोजेक्ट चार्टर में आ गया, लेकिन अब हमने कहा था ठीक है तुम इसको एग्जीक्यूट करो। उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी तमाम तर एग्जीक्यूशन प्लान, मॉनिटरिंग प्लान और कंट्रोलिंग प्लान, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इसके अंदर होगा। प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर, प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर से मुराद ये है, मैं अब आपको क्विकली ये भी बता दूं। प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर से मुराद ये है कि कैसे हमें पता चलेगा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें कैसे आइडिया हुआ ये कि हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है 5 साल का, 5 साल प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इसी बात पे रखता रहा कि हाँ ठीक है जी प्रोजेक्ट एवरीथिंग इज गोइंग एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। 5 साल बाद आपको पता चला नहीं हम तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। सो इन चीज को मेजर करने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर। हर एक स्टेज की आपने सक्सेस मेजर करना है। फॉर एग्जांपल आपने कहना है आज, फॉर एग्जांपल आज 22 अक्टूबर है, तो आप कहते हैं 6 नवंबर तक हमारा फलां काम हो जाना चाहिए। अब ये सक्सेस मेजर है। या मैं कहता हूँ 6 नवंबर तक, बिल्डिंग की मैं एग्जांपल देता हूँ, 6 नवंबर तक आप कहते हैं एक बहुत बड़ा प्लाजा है और वो प्लाजा ने 5 साल में मुकम्मल होना है, तो आप कहते हैं 6 नवंबर तक फॉर एग्जांपल जमीन की खुदाई हो जानी चाहिए, एक्सकेवेशन हो जानी चाहिए। तो दैट वुड बी कॉल योर प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर। मतलब आपने 6 नवंबर को ऑटोमेटिकली चेक कर लेना मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं। फिर आप कहते हैं 20 दिसंबर तक मेरे पास फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का या प्लाजा का डिजाइन हर तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। फिर आप कहते हैं मार्च 2022 तक मेरे पास फॉर एग्जांपल बेसमेंट बन जाना चाहिए। दैट कॉल्ड द सक्सेस मेजर्स, ठीक है। सो प्रोजेक्ट सक्सेस इज मेजर इन द टर्म ऑफ द कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ द स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्सेज एंड द रिस्क एज एग्रीगेटेड बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सीनियर मैनेजमेंट अप्रूव्ड। मैं पहली लाइन का मतलब बता दूं, वो कहता है तमाम रिस्क, तमाम कॉन्स्टेंट से मुराद ये है कि प्रॉब्लम, मुसीबतें, मजबूरियां, स्कोप, टाइम, कॉस्ट को सामने रखते हुए आपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को कैसे मेजर करना है, ठीक है। अभी मैंने जिसकी एग्जांपल दी डेट वाइज, या आप उसके ब्लॉक रख लेते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं आईटी का कोई प्रोजेक्ट है तो आप कहते हैं आईटी के प्रोजेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल 20 दिसंबर 2021 तक मेरे पास इस ऐप का फ्रंट एंड डिजाइन जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए फॉर एग्जांपल। तो ये आपके प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर होगा। तो 20 अगर आप 20 की डेट दे रहे हैं तो आपने एग्री किया कि चाहे जो मर्जी कॉन्स्टेंट है, सर्दी है, गर्मी है, लोग अवेलेबल है नहीं है, कोडर अवेलेबल है नहीं है, टीएलपी का धरना है, कुछ भी है, स्कोप, टाइम और कॉस्ट में रहते हुए आपने 20 दिसंबर तक फॉर एग्जांपल ये चीज कंप्लीट करनी है। अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, द अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेशन, क्वालिटी, गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड अदर मेजर लाइक द प्रोसेस रिलेटेड। वो कहता है या तो फिर आप अचीवमेंट के वाइज आप रखते हैं। अचीवमेंट से मुराद ये, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है और आप कहते हैं कि मेरे इस प्रोजेक्ट, आपने एक शॉप बनाई और मैं इस दूसरी सक्सेस मेजर क्या हो सकती है, दूसरी सक्सेस मेजर ये है कि भाईजान आपको मैं ये बिजनेस बना के दे रहा हूँ, शॉप बना के दे रहा हूँ, पहले 2 मंथ का रेंट मैं तुम्हें दूंगा, तीसरे मंथ का रेंट इस शॉप से तुमने खुद निकाल के फॉर एग्जांपल पे करना है। सक्सेस में ये है। तो इन चीजों का ही मतलब है, कहते हैं या तो ये चीजें हो सकती हैं या फिर फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल मेजर, डिजायर स्टेट, सारी चीजें as defined by the stakeholder, what is success, how it will be measured and what can impact it। इस डॉक्यूमेंट में, इस प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर में स्टेक होल्डर्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा या आपने ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स को बताना है कि आपके यहाँ सक्सेस का मतलब क्या है। एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को हर एक वीक या हर एक मंथ बाद अगर आपने चेक करना है कि मेरा काम ठीक चल रहा है कि नहीं, तो उस बिल्डिंग के परस्पेक्टिव से अगर आप लोग जल्दी से सोचें तो आपके यहाँ सक्सेस का क्या मतलब हो सकता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी 1 महीने बाद मेरी 6 दुकानें फॉर एग्जांपल रेंट आउट हो चुकी हूँ। आप कहेंगे रियलिस्टिक ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो बिल्डिंग बनी नहीं है, अभी तो किसी ने देखा ही नहीं है। अच्छा जी, दूसरी सक्सेस क्या हो सकती है अगर ये नहीं है? हम कहेंगे जी दूसरी सक्सेस ये हो सकती है कि जी 20 दिसंबर 2021 तक मेरी इस पूरी बिल्डिंग, इस पूरे एरिया की खुदाई हो चुकी हो फॉर एग्जांपल। दिस इज सक्सेस। हाउ इट विल बी मेजर्ड, मेजर कैसे करेंगे? मेजर ऐसे करेंगे कि जी सिंपल दिखने वाली चीज है, नजर आनी चाहिए। आईटी का अगर प्रोजेक्ट है
तो आईटी के प्रोजेक्ट को मैयर कैसे करेंगे? मैयर ऐसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक डेट तक मैंने कहा था फ्रंट एंड के तमाम डिजाइन मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो फ्रंट एंड की जो स्क्रीन होती हैं, जो भी हम आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सिस्टम होता है तो मैं कहता ये स्क्रीन पे यहाँ पे ब्लू कलर होगा, यहाँ पे लाइन लगी होगी, यहाँ पे ग्रे कलर का बॉक्स होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर की हेडिंग होगी, तो ये फ्रंट एंड डिजाइन है। यहाँ पे एरोज पेंसिल ये चीजें, ये फ्रंट एंड का डिजाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये मुकम्मल हो जानी चाहिए। तो कहते हैं कि इसके अंदर आपने स्टेक होल्डर्स के साथ डिसाइड करना होता है कि सक्सेस का मतलब क्या होगा। लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस रिजल्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस चीज को आप सक्सेस कह रहे हैं, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अलाइनमेंट स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करती है कि नहीं करती? फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, उस प्रोग्राम का मुझे डीन बना दिया गया, तो उस प्रोग्राम की सक्सेस क्या होगी? मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्डिंग बनी होगी, वो कहेंगे ऑलरेडी बनी हुई है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के प्रॉफिट में फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का इजाफा हो जाएगा, वो कहेंगे ऑलरेडी बिजनेस कर रही है। मैं अब आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट के परस्पेक्टिव से सक्सेस मेजर्स बता रहा हूं कि क्या क्या मेजर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या मेजर्स हो सकते हैं इन दो चीजों को आंसर करने के लिए, एक ये वाली लाइन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी वाली लाइन को। मैं अगर डीन हूं तो मैं कहूंगा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए मेरे यहाँ सक्सेस का मतलब ये होगा, मेरे यहाँ सक्सेस का मतलब ये होगा पहले सेमेस्टर के अंदर मेरे पास 50 लोगों के इनटेक हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ बीएस गेम डिजाइन, 50 लोगों की डिग्री शुरू हो जानी चाहिए। और दूसरे स्प्रिंग सेमेस्टर में मेरे पास ये 50 की स्ट्रेंथ बढ़ के 100 पे हो जानी चाहिए, 100 हो जानी चाहिए। वन थिंग। सेकेंडली, एक साल के एंड के ऊपर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये इंटरनेशनल नहीं तो एटलीस्ट नेशनल गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लेवल पे पहुंच जाए। तो अब आपको पता चल गया ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली यूनिवर्सिटी है, तो मेरी स्ट्रेटजी भी तो यही है ना। मेरी स्ट्रेटजी हरगिज फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेटजी हरगिज कोई बिल्डिंग बनाना नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी तो ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्राइज विन करके हैं, डिफरेंट कंपटीशन विन करके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी का मतलब ये था। कंटिन्यूस बिजनेस अलाइनमेंट इज द की टू सक्सेस। कंटिन्यूस बिजनेस अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपने हर वक्त अपने प्रोजेक्ट को ये जज करते रहना है कि आपने जो चीज सोची थी आपका प्रोजेक्ट उसी चीज में मूव कर रहा है। ऐसा नहीं था कि क्रीम ने जब अपनी ऐप बना रहे थे तो शुरू शुरू में अगर ऐप नहीं चली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा यार क्रीम ऐप सब ने इंस्टॉल की हुई है तो क्यों ना हम इस ऐप के थ्रू इन लोगों को कह दें कि जी फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हाँ ये शॉपिंग कर सकते हैं जी। तो हम कहेंगे नहीं यार ये तो मेरा बिजनेस अलाइनमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आपने हर वक्त इसको एक्सेस करते रहना है। इट इज नॉट जस्ट स्कोप कॉस्ट एंड टाइम, याद रख लीजिएगा। सक्सेस मेजर का मतलब सिर्फ स्कोप कॉस्ट और टाइम नहीं है। क्यों क्यों ये चीजें नहीं है? बिकॉज अभी हम लोगों ने कहा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी भी होती है, कुछ बेनिफिट्स फाइनेंशियल होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। ठीक है, कुछ सेटिस्फैक्शंस भी हैं। सेटिस्फैक्शन से मुराद ये है कि बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं, आपको याद है 1.5 की जो मैंने आपको सर्विस बताई थी जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल चीज शामिल नहीं है, कुछ नॉन फाइनेंशियल चीजें शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ क्या चीजें हैं? सेटिस्फैक्शन है। लोगों ने आपको कॉल की, आपने कितना जल्दी उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कोप कॉस्ट और टाइम। अब इस 1.5 वाले प्रोजेक्ट के अंदर या 1.122 में तो ना कॉस्ट है ना टाइम है। इसके अंदर तो ऐसा मेरा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए, मेरे यूजर सेटिस्फाइड होने चाहिए जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, अगर मैं जल्दी से सिर्फ आपको पुरानी चीजें ब्रशअप कर दूं, अब हमने जितनी चीजें पढ़नी थी बस ये पढ़ ली। ठीक है, अब मैं कुछ ब्रशअप करूंगा और कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, मैं इससे पहले हम चले जाते हैं अपनी असाइनमेंट के ऊपर, आज की असाइनमेंट के ऊपर। हमारी असाइनमेंट में प्रोजेक्ट चार्टर, ये तो नहीं था, सॉरी ये वाला डॉक्यूमेंट है। चलें जी, ये असाइनमेंट की तरफ आते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर रहे थे, बिजनेस केस को, जिसकी हम लोगों ने 3.2 तक ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपसे इंडिविजुअली पूछा था अगर आपके कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन हैं तो बता दें, नहीं है तो मैं फिर भी हाजिर हूँ। अब हम इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है 3.3 टेक्नोलॉजी माइग्रेशन।
आपने जितना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, अब हम उसको और फर्दर इन्हांस करते जाएंगे। हमारी नई हेडिंग हेडिंग होगी टेक्नोलॉजी माइग्रेशन। टेक्नोलॉजी माइग्रेशन का मैं सिर्फ आपको मतलब बता दूं, टेक्नोलॉजी माइग्रेशन की हेडिंग में हम लोग ये लिखते हैं, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही थी और नई टेक्नोलॉजी पे जाने के लिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, फॉर एग्जांपल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसी डब्ल्यूपी कंसल्टिंग की मिसाल ले लूं, पहले हम कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए 2 साल हो गए फॉर एग्जांपल, 2 साल ना करें, आप कहते हैं जी 10 years हो गए फॉर एग्जांपल। इन विद इन द 10 years ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ऑफिस में, मुख्तलिफ प्लेसेस पे, कहीं पे MS एक्सेल में डाटा मेंटेन हुआ, कहीं पे MS वर्ड में मेंटेन हुआ, और कहीं पे सिंपल हार्ड फॉर्म में रजिस्टर्स के अंदर डाटा मेंटेन हुआ। तो टेक्नोलॉजी माइग्रेशन के अंदर हम पूरे का पूरा एक प्रोसेस लिखेंगे कि किस तरीके से ये वाला डाटा माइग्रेट होगा नई टेक्नोलॉजी में, नए सिस्टम में। डेफिनेटली अगर आपने नए सिस्टम में पुराना डाटा इन ना किया तो आपने किस तरह डिसाइड कर लिया कि आपके एम्प्लॉय की सैलरीज कितनी बनती हैं, इसको कब प्रमोट करना है, इसके बेनिफिट्स कब देने हैं। पुराना डाटा आएगा, नया डाटा भी साथ होगा, पूरे का पूरा डाटा, पूरी की पूरी उसकी 10 साल की फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस एवेल्युएट की जाएगी, और ऑन दैट बेसिस ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड कि इसको क्या करना है। एक तो इसका मतलब ये होता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी माइग्रेशन का दूसरा मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कोई पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही थी, उस टेक्नोलॉजी के बाद अब आपने कोई नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, तो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आप लोगों ने मूव कैसे करना है, टेक्नोलॉजी माइग्रेशन में हम लोग ये इंफॉर्मेशन लिखते हैं। या ये आपको सेक्शन के बारे में, अच्छा आपने, मैं रिपीट कर दूं, आपका जो डॉक्यूमेंट है, कुछ असाइनमेंट में मैंने प्रॉब्लम देखा, ये जो ग्रीन लाइन होती है ना, ये ग्रीन पैरा आपको बताता है कि हेडिंग में क्या आना चाहिए, क्या आना है, ठीक है। अच्छा, फिर भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार पता नहीं क्या लिखना है, इसने तो 3 लाइनों में बताया कि ये लिखना है। अब उसने एक रियलिस्टिक बेस्ड प्रोजेक्ट, WP कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट लेकर उसने एक फुल फिल आपको फिल करके भी दिखा दिया। उसने कहा अगर मैं WP कंसल्टिंग वाले प्रोजेक्ट की बात करूं ना, तो उसमें ये चीज आती। अब आपका प्रोजेक्ट कुछ और होगा, तो आप इसको पढ़ के तो आप डिसाइड करेंगे, अच्छा जी मेरे प्रोजेक्ट में ये चीज। तो आपने जो असाइनमेंट में लिखना होता है, आपने ये जो ब्लैक राइटिंग में लिखा हुआ है, आपने इसको लिखना है। इसका साइज देख लें, साइज के अकॉर्डिंग इतना ही डाटा होना चाहिए। ये ग्रीन वाली सिर्फ आपके लिए गाइडलाइंस होती हैं जी। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, जल्दी से बात करूं, प्रोजेक्ट ओवरव्यू 4th हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इनिशियली हम ये लिखते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू हम देते हैं, ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बनाने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थे हमें। अच्छा, इन तमाम स्टोरी को हमने डिवाइड किया होता है 4.1 में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन से मुराद ये कि ये इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल WP कंसल्टिंग का जो प्रोजेक्ट जब हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएगा, लग जाएगा, जब ये सिस्टम डेवलप होके आ जाएगा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये कैसे काम कर रहा होगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं। मैं 22 लाहौर की मिसाल दूं आपको जल्दी से अगर, तो उसमें हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने कहा गोल्स और ऑब्जेक्टिव ये कि करप्शन बहुत होती थी, लोगों का टाइमली रिजल्ट नहीं कंपाइल होता था, टाइमली रिजल्ट नहीं मिलता था। अब हमारे पास जो 22 लाहौर का ऑनलाइन सिस्टम हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने दी कि ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे से काम कर रहा होगा। और गोल्स क्या हैं, गोल्स ये हैं कि आप सिंपल इंटरनेट के ऊपर बैठ के एक अपना रोल नंबर इंटर करें, आपको पूरा रिजल्ट मिल जाए, आप मेरे 22 लाहौर ऑफिस में हैं, सिंपली अपनी एक एप्लीकेशन दें और विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी मार्क्स चेंजेस, सिस्टम में जो आपका रिजल्ट बना हुआ है वो रिजल्ट आपको ओरिजिनल पेपर पे हम निकाल के साइन स्टैम्प करके आपको दे सकें। ये हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ताकि करप्शन कम हो। ये देखें ना, ये उसने इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट। देन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की। परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी, परफॉर्मेंस मेजर ऐसे की जाएगी कि हम लोगों ने कहा फॉर एग्जांपल 22 लाहौर की मिसाल दो, परफॉर्मेंस ऐसे मेजर की जाएगी, हम कहेंगे पहले 22 लाहौर मतलब लाहौर के लोगों को कर या फेडरल बोर्ड का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 क्लर्क का स्टाफ था, तमाम लोगों के रिजल्ट और इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। अब परफॉर्मेंस क्या आएगी जी, परफॉर्मेंस हमें फौरन ये फायदा हो जाएगा, 500 के बजाय 100 लोग रह जाएंगे। दूसरा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिपोर्टिंग के हवाले से, तो रिपोर्टिंग में मुझे क्या सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आ रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर जूम कर लूँ। ये रिपोर्टिंग में मुझे क्या एडवांटेज आ रहा होगा, रिपोर्टिंग में मुझे ये एडवांटेज आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल इस साल फॉर एग्जांपल 30,000 लोगों ने एग्जाम दिया। अब 30,000 लोगों में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, सबसे गंदा रिजल्ट किसका है,
या फॉर एग्जांपल ऐसे तमाम लोग मुझे दिखा दो जो कि 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, ऐसे तमाम लोग मुझे दिखा दो फॉर एग्जांपल जो कि किसी शहीद बाप के बेटा है और उसने कोई 500 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं कि नहीं लिए, डिफरेंट क्यूरीज हैं आपकी। अब इन क्यूरीज का रिकॉर्ड निकालने के लिए, मैनुअल सिस्टम से रिकॉर्ड निकालने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। एक एक रिकॉर्ड आपने खुद देखना है, पढ़ना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, उसको हाईलाइट करना है। रिपोर्टिंग से मुराद ये क्या है, आप सिंपल एक सिस्टम है, ऑलरेडी सिस्टम आपका डेवलप हो गया। मैं आपको यहीं पे मिसाल दूं, ये मेरा सिस्टम है, अब जरा देखिएगा, ये मेरा सिस्टम है जी। इस सिस्टम में मैंने कंट्रोल एफ किया। मैं कहता हूँ यार इस पूरे सिस्टम में ना वर्ल्ड रिपोर्टिंग जहां जहां यूज हुआ है ना वो तो मुझे दिखा दो। उसने सर मुझे दिखा दिया, ये देखें, उसने हाईलाइट करके दिखा दिया। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करता जाऊंगा तो मुझे दिखा देगा ये रिपोर्टिंग कहाँ का वर्ड यूज हुआ है। अब अगर ये मैनुअल डॉक्यूमेंट होता तो मैनुअल डॉक्यूमेंट में मुझे क्या प्रॉब्लम होता, पूरा डॉक्यूमेंट मुझे पढ़ना पड़ता। ये देखें उसने हाईलाइट किया हो ना येलो, ये तो मुझे क्या होता, मुझे ये सब चीजें खुद करनी पड़ती। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गया, अब मेरे लिए बहुत टाइमली रिपोर्टिंग होना शुरू हो गई है। ये हम इसको डिस्कस कर रहे थे ना, हम इसको क्लोज कर दें। लेट मी चेक, मेरी रिकॉर्डिंग शुरू है, यस। तो हम लोग डिफरेंट अपना यहाँ पे बेनिफिट्स बताते हैं कि परफॉर्मेंस क्या आएगी। प्रोजेक्ट की अजम्पशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अजम्पशन के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, मैं जल्दी से आपको बता दूं। अजम्पशन के अंदर लास्ट टाइम भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी। ये दो हेडिंग्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अजम्पशन हमने ये कहा है कि हमने कहा पहली अजम्पशन ये है कि ऑल स्टाफ एंड एम्प्लॉय विल बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली इन देयर रिस्पेक्टिव डाटा एंट्री, टाइम शीट, रिपोर्टिंग टास्क ऑन द न्यू वेब बेस्ड सिस्टम। जितने लोग हैं, एक सिस्टम बन के आएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जिस तरह आज हम लोगों ने अपनी जूम की मीटिंग क्लास ली, कुछ एक दो शायद स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि मुझे तो जूम यूज करना ही नहीं आता, तो तुम मुझे जूम पे क्लास क्यों ले रहे हो फॉर एग्जांपल। असम्पशन ये है कि इस पूरे सिस्टम की जो ट्रेनिंग है तमाम लोगों को दी जाएगी ताकि वो टाइमली अपना डाटा एंटर कर सकें, अपनी टाइम शीट देख सकें और रिपोर्टिंग टास्क देख सकें। फंडिंग इज अवेलेबल फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक एक्स्ट्रा चीज है ना, फंडिंग प्रोजेक्ट के लिए तो फंडिंग है, लेकिन ट्रेनिंग की भी तो कॉस्ट नहीं है। और हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि फंडिंग की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। फंडिंग इज अवेलेबल फॉर द परचेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द वेब बेस्ड सिस्टम। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए फंड अवेलेबल है। All departments head will provide the necessary support for the successful project completion। जितने प्रोजेक्ट्स के हेड हैं वो तमाम राजी हैं और उन्होंने कहा हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे। सॉरी, प्रोजेक्ट हैज एग्जेक्टिव लेवल सपोर्ट एंड बैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिपार्टमेंट की हेड की हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है, दूसरा वो ये कह रहा है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट आपको अवेलेबल है, सपोर्ट अवेलेबल है। ये हमारे पास क्या आती जी, अजम्पशन। अब आते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट से मुराद ये कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई टू द डब्ल्यूपी प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग बिगिंस एंड द मोर कंस्ट्रेंट आर आइडेंटिफाइड दे विल बी एडेड अकॉर्डिंगली। उसने कहा अभी इनिशियली ये कंस्ट्रेंट्स मेरे पास आइडेंटिफाई हुई हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो कंस्ट्रेंट्स और आती जाएंगी वो भी ऐड हो सकती हैं। पहली कंस्ट्रेंट क्या है, there are limited IT resources available to support the WP project and other ongoing IT initiative। कहते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी IT ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए IT के अंदर अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हो सकता है आपको बाहर से कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़े। आपके ऑर्गेनाइजेशन में IT के इतने लोग अवेलेबल नहीं है। There are limited number of the commercial of the shelf COT products or to support the both payroll and administrative activities। अभी आप इस टर्म्स को बेशक छोड़ दें, लेकिन वो कहता है पेरोल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए आप पर एक खास प्रोडक्ट होता है, क्वार्ट्स प्रोडक्ट, जो फाइनेंशियल के लोग हैं उनको आइडिया होगा। वो कहते हैं आपकी डिपार्टमेंट में ये भी अवेलेबल नहीं है। एज इंप्लीमेंटेशन विल बी डन इंटरनली, चूंकि इंप्लीमेंटेशन इंटरनली करना है, एंड नॉट बाई द प्रोडक्ट डेवलपर्स और द वेंडर्स। चूंकि प्रोडक्ट जिसने डेवलप किया है उस वेंडर ने आके नहीं करना, हमने इंटरनली इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना और डेवलप इंप्लीमेंट करना है। देयर विल बी अ लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स। तो जो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे उसकी सपोर्ट भी लिमिटेड होगी। मैं थोड़ा सा मिसाल दूं, आपने बाहर से बनी बनाई गेम ली, अब उस गेम को इंस्टॉल आपने करना है। उस गेम को आपने तो बहुत छोटी छोटी गेम्स देखी होंगी, लेकिन जो कुछ बड़ी गेम्स होती है ना उसको उसमें डिफरेंट पैरामीटर सेट करने होते हैं, उसमें डिफरेंट हार्डवेयर सेट करना होता है, सॉफ्टवेयर सेट करने होते हैं, तब जाके वो आपकी गेम चलती है। जिसने गेम की सीडी आपको बेची है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो कहता है एक कंस्टेंट ये भी है कि चूंकि आपने इंटरनली इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करना है और कन्फिगर करना है, और जो डेवलपर है उसने आपको नहीं ये काम करके देना,
इसलिए जहां से आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसकी सपोर्ट भी आपको लिमिटेड होगी, मतलब आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो इट मीन्स मैं अपने साथ साथ अपनी टीम को ट्रेन करना शुरू कर दूंगा कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपने परचेज करके लाना है उसकी स्पेक्स क्या है, वो क्या वो यूज करना आता है कि नहीं आता, क्योंकि अगर यूज करना आता है तभी आप बाहर वाला जो सिस्टम है, बना बनाया सिस्टम, आप यहाँ पे आके इंप्लीमेंट कर सकेंगे। मेजर प्रोजेक्ट माइलस्टोन, प्रोजेक्ट के जो बड़े माइलस्टोन है वो कौन कौन से होंगे ये देख लेते हैं। देखें जी, प्रोजेक्ट चार्टर इस डेट को कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्लान रिव्यू एंड कंप्लीशन इस डेट को हो जाएगा, प्रोजेक्ट किक ऑफ इस डेट को। प्रोजेक्ट किक ऑफ से मुराद क्या होता है मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। प्रोजेक्ट चार्टर बन गया, सब लोग एग्री कर गए। प्रोजेक्ट प्लान बन गया, मतलब प्रोजेक्ट प्लान से मुराद ये कि पूरा डॉक्यूमेंट बन गया कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक फला 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 ऐसे ऐसे ये सब चीजें, ऐसे ऐसी एक्टिविटीज होंगी, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज लगेंगे, इतनी कॉस्ट लगेगी, पूरा प्लान बन गया। किक ऑफ से मुराद ये है कि इन दोनों चीजों पे एग्री हो गए और अब आपने किक ऑफ कर दिया। किक ऑफ से मुराद ये है कि काम स्टार्ट कर दिया। किक ऑफ में जब भी टर्म यूज करूं याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि अब हमने काम स्टार्ट कर दिया। किक ऑफ का अप्रूवल इस दिन मिल जाएगा। अब ये देखें 3/1 को फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट प्लान कंप्लीट हुआ, उसको रिव्यू करने के बाद 3/10/2021 को फॉर एग्जांपल किक ऑफ, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। फेज 1 इस डेट को कंप्लीट होगा, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फिर प्रोजेक्ट क्या होगा इस दिन टोटली क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स या ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। अच्छा, मेरे ख्याल से ये हेडिंग नंबर 5 और 6 अभी मैं 7 भी है, ठीक है। 5, 6, 7 अभी हम नहीं करेंगे। हेडिंग नंबर 4 मतलब 4.6 तक दिस वुड बी द पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। और प्लीज मैं दोबारा रिपीट कर दूं, लास्ट असाइनमेंट में जो कुछ गलतियां थी, मैं कुछ लोगों को मार्क्स दे दिए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे, याद रख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैं साइज की बात करता हूं तो यहाँ पे अपेरेंटली आपको लग रहा है कि ये कितनी लाइंस हैं जी, टोटल फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, फॉर एग्जाम्पल ये 7 लाइंस हैं। लेकिन इन 7 लाइंस को जब आप हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखते हैं तो हैंड रिटन फॉर्मेट में 7 लाइन हो सकता है इसकी 2 लाइनें ही आपके हैंड रिटन फॉर्मेट में 7 लाइन पे चली जाएं, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग का साइज गैप स्पेस कम होती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें जितना यहाँ पे साइज, जितना मटेरियल 4.1 की डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, हाँ 4.3 की फॉर एग्जांपल 4.3 सारे डाटा को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो वो मुझे कहता है ये जनाब 127 अल्फाज बन रहे हैं, 127 वर्ड्स बन रहे हैं। टोटल डॉक्यूमेंट के कितने वर्ड्स हैं, 3833 इसके वर्ड्स हैं, जिसमें से 127 इसके वर्ड्स बन रहे हैं। तो मेरा मटेरियल से कहने का मुराद ये होता है कि आपकी जो हेडिंग्स हैं, जो आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का साइज, उसकी मेच्योरिटी लेवल एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए, इतना ज़रूर होना चाहिए कि एटलीस्ट ये जो जितने इस हेडिंग्स के वर्ड्स हैं, मैं ये देखें ग्रीन वाला पोर्शन मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन सेलेक्ट किया, 127 वर्ड्स, तो एटलीस्ट इसका साइज इतना होना चाहिए, वन थिंग। सेकेंडली कुछ लोगों की प्लेजरिज्म निकली है लास्ट असाइनमेंट में, मैंने इग्नोर कर दिया है। अब क्या होगा, अगर अब आपकी प्लेजरिज्म हुई तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जीरो हो जाएंगे। 2 अनाउंसमेंट हो गई। तीसरी अनाउंसमेंट, 1 वीक का टाइम होता है। 1 वीक मीन्स मोर देन सफिशिएंट टाइम। 1 वीक में टाइम आपने अपनी डॉक्यूमेंट, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। पहली 2 असाइनमेंट्स के लिए था कि लेट सबमिशन वालों को भी मैंने कुछ मार्क्स डिडक्ट करके लेकिन मार्क्स दे दिए। Onwards, we have announced and we have a policy that if you are going to submit your assignment late तो उसका ऑटोमेटिकली आपकी असाइनमेंट एवेल्युएट नहीं होगी। और साइज के बारे में मैंने बता दिया कि इतना साइज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बना हुआ है ऑलरेडी, मेच्योर प्रोजेक्ट, कोई आइडिया आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए और उसके ऊपर आपने कहीं काम करना है। प्रोजेक्ट चार्टर तो हमने अभी बाद में डिस्कस करना है ना जी, ठीक है। हमने ये स्लाइड्स डिस्कस कर रहे थे, तो ये स्लाइड्स क्विकली मैं आपको सिर्फ इस स्लाइड्स के ऊपर मैंने आपको बताया था। बता दूं कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट क्या है, हमने कहा एक टाइमलाइन, रिसोर्सेज, टूल्स और टीम होती है। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये सिर्फ ब्रश अप करवा रहा हूं। अब प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट करते हैं, ये उसके रीजंस हैं। प्रोजेक्ट एंड क्यों होता है, ये उसके रीजंस हैं। प्रोजेक्ट में और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या चीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 6 पीज कौन से हैं, ठीक है।
और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डायमंड, मतलब ये दो डॉक्यूमेंट, ये दो क्या कहती हैं, ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डायमंड्स और ट्रेडिशनल ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये इन चीज़ों का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ लेना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ ब्रशअप करने के लिए ये आपको स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ। कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं हमें, और बस ये हमारे पास टोटल स्लाइड्स थी, ये हमारे पास स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं। अनाउंसमेंट दे चुका हूँ, एक अनाउंसमेंट और है, यस वो अनाउंसमेंट मैं करना भूल गया था। आज की क्लास में हमारी फिजिकल क्लास होनी थी, उसमें हमारी जो क्लास एक्टिविटी थी जिसमें आपने फॉर्मल ड्रेसिंग में आना था और 2 स्लाइड्स आपने प्रेजेंट करनी थी, उन 2 स्लाइड्स के अलावा ये स्लाइड्स भी नोट कर लें। ये प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशन 3 स्लाइड्स हो गई, 6 P's ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 4 स्लाइड्स हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डायमंड 5 स्लाइड्स हो गई, और एडवांटेजेस क्या होते हैं 6 स्लाइड्स हो गई। 6 स्लाइड्स अब आप लोगों की हैं। नेक्स्ट कमिंग स्लाइड क्लास के अंदर मेल एंड फीमेल यू ऑल आर सपोज टू अटेंड योर क्लास विद द फॉर्मल ड्रेसिंग। तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको मैं इंडिविजुअली स्टेज पे बुलाऊंगा, क्वेश्चंस करूंगा इन 6 स्लाइड्स में से, और कमिंग क्लास में ये जो हम डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे, ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों ने अपने साथ लाना है, बिजनेस केस डॉक्यूमेंट जो भी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने क्लोज कर दिया है। और इन 6 स्लाइड्स में से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं जी मुझे बहुत रियलिस्टिक सी मिसाल दें, एग्जांपल्स दें, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको कोट कर दूं, यस यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके पास यूज होंगी, मैं उसकी आपसे चीज पूछ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये पूरी की पूरी मुझे डिफाइंड करें, ये शेप क्या कह रही है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। 0-1 की मार्किंग है, 10 एब्सोल्यूट मार्क्स हैं, इसके पूरे एब्सोल्यूट मार्क्स हैं। अभी जो आपके असाइनमेंट्स वाले मार्क्स हैं ये आपको मैं अनाउंस करना भूल गया था, दोबारा बता दूं। अभी जो आपके असाइनमेंट्स वाले मार्क्स हैं, कुछ 10 मार्क्स की होती हैं, कुछ 12 मार्क्स की, कुछ 15 मार्क्स की, ये एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं है, ये एग्रीगेट मार्क्स होंगे। एट द डे एंड हम इनकी एक एवरेज निकालेंगे और वो एवरेज तमाम स्टूडेंट पे डिवाइड हो जाएंगी जो भी आपके मार्क्स हैं। लेकिन जो मैं एब्सोल्यूट मार्क्स कहता हूँ वो सॉलिड एब्सोल्यूट मार्क्स होते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी एब्सोल्यूट 10 मार्क्स की है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आई होप मैंने कोशिश की थी आज के लेक्चर मेरा गला भी बहुत ख़त्म हो गया अब तो। आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की थी आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाने की, बताने की। टाइम क्या हो गया जी, अच्छा ठीक है, चीज़ें समझाने की और बताने की। सो अब हम लोगों ने काम कर लिया इसके ऊपर, अनाउंसमेंट मैंने कर दी है। और डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट के लिए भी, हाँ डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट भी आज सिस्टम पे अपलोड हो जाएगी। चलो, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, विश यू बेस्ट ऑफ लक।